एबीपी 24 न्यूज से मैं शोभना गुप्ता। दिल्ली दंगों में अपनों को खोने का दर्द और लाखों का नुकसान झेल रहे पीड़ितों को हजारों लाखों रुपए के मुआवजे के ऐलान के बाद सरकार द्वारा दी गई राशि से वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रेस्टोरेंट जलने पर 3 लाख का नुकसान झेलने वाले पीड़ित को सरकार की ओर से 750 रुपए का मुआवजा दिया गया। दरअसल उत्तर पूर्वी की दिल्ली के दंगों के दौरान गोकुलपुरी में उस्मान अली के छोटे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई थी। उस्मान अली ने राज्य सरकार से हर्जाने के रूप में 3 लाख रुपए की मांग की थी, तो उसे 750 रुपए का भुगतान किया गया था। बताएं, कहां 3 लाख और कहां 750 रुपए थे। हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले सबूतों से ये पता चला है कि सबसे पहले भारतीय लोगों ने नापी थी विदेशी धरती। दुनिया में प्रसिद्ध हिसार के राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई में निरंतर तथ्य सामने आ रहे हैं। खुदाई के समय ऐसे सबूत मिले हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले विदेश की यात्रा की शुरुआत की थी। खुदाई में कुछ मनके और कुछ मुहर मिली हैं। मनके ईरान के हैं और आज भी इनका इस्तेमाल ईरान में होता है। पुरातत्वविदों के हिसाब से हमारे पूर्वज ईरान गए थे। इसकी मालूमात वहां के 11 लोगों के डीएनए सैंपल के टेस्ट करने के बाद सामने आई है। उन लोगों में हड़प्पन लोगों के जीन्स भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के सरपतहा इलाके के गलगला शहीद बाजार में बदमाशों ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने प्रधान के क्लिनिक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। इस मामले में मृतक के पुत्र ने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने 4 को हिरासत में ले लिया है। प्रभारी निरीक्षक सहित 4 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर सरपतहा अमारी प्रधान बसंत लाल बिंद गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर गलगला शहीद बाजार में क्लिनिक चलाते हैं। गुरुवार की रात 9 बजे वे क्लिनिक में गांव के रामतीर्थ शर्मा के साथ बात कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बाइक पर 3 बदमाश सीधे क्लिनिक में घुस गए। रामतीर्थ के मुताबिक तीनों बदमाशों के चेहरे ढके हुए थे। एक बदमाश ने उनका मुंह बंद कर दिया। सामने बैठे प्रधान की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर ताबड़तोड़ 3 फायर किए। गोली लगते ही प्रधान मौके पर ही गिर पड़े। तीनों बदमाश बाइक से वहां से फरार हो गए। रामतीर्थ द्वारा सूचना पर परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। फिर बदला जगह का नाम। विकास के सारे वादे दरकिनार, मगर शहरों और स्थानों के नाम बदलने का सिलसिला सरकार द्वारा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के मंडाडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस हो गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाम बदलने की अनुमति देकर हरी झंडी दिखा दी है। 18 अगस्त को मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने का गृह मंत्रालय से आदेश पत्र जारी हो गया था। इसके बाद से अन्य कागजी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन को अब पूरे देश में लोकप्रिय व प्रसिद्ध नाम बनारस से जाना जाएगा। यमुना पार के हर्ष विहार थाने के पास जीजा को चाकू मारकर 17 वर्षीय नाबालिग साली के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजीव सल्लू और इकराम शामिल हैं। पुलिस इनके बारे में ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों में से 2 के खिलाफ चोरी और लूटपाट समेत 6 वारदातों को अंजाम देने का मामला दर्ज है, जबकि तीसरे आरोपी के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से तीनों को दबोचा। इनके पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। दोनों रात 2 बजे मंडोली जेल के हर्ष विहार से आए थे और दोनों पैदल ही घर की ओर जाने लगे। जैसे ही दोनों बुद्ध विहार चौक के पास एक सुनसान गली के पास पहुंचे तो आरोपियों ने चाकू दिखाकर जीजा से लूटपाट की और साली के साथ सामूहिक बलात्कार किया। जीजा ने विरोध किया तो उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया।
अनलॉक 4 में स्कूल खुलने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को खोले जाने को लेकर केंद्र ने प्रदेश सरकारों को परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। हालांकि यूपी में अनुकूल परिस्थितियां बनती नहीं दिख रही है। प्रदेश में कोरोना के मामले अगस्त की तुलना में सितंबर माह में और तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अभिभावकों में अपने बच्चे को लेकर चिंता है। प्रदेश सरकार भी इससे परिचित है और ऐसे में 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की संभावना कम है। इस पर डिप्टी सीएम ने यह तक कह दिया है कि कम से कम इस माह तो स्कूल नहीं खुलेंगे। लगातार अस्पतालों में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में राजकोट के सरकारी अस्पताल में एक कोरोना मरीज को डॉक्टर के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड ने बुरी तरह पीटा। उसे इतना पीटा गया कि पीटते वक्त वो पानी मांग रहा था। बाद में 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मरीज को अस्पताल स्टाफ द्वारा पीटे जाने की यह घटना 9 सितंबर की है। अब उसका वीडियो सामने आने के बाद मृतक के भाई ने अस्पताल स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लगातार अस्पतालों में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, महंगा इलाज, पैसों के लिए मरीजों के परिजनों पर दबाव डालने जैसे मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। कृषि से संबंधित विधेयकों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि ये खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला शोषणकारी विधेयक है। अखिलेश ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि भाजपा सरकार खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने के लिए शोषणकारी विधेयक लाई है। ये खेतों की मेड़ तोड़ने का षड्यंत्र है और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करने वाली मंडियों के धीरे धीरे खात्मे का भी। भविष्य में किसानों की उपज का उचित दाम भी छिन जाएगा और वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे कराने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने संजय सिंह पर दर्ज FIR में राजद्रोह की धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए नोटिस भेजा है। नोटिस में 20 सितंबर तक पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा गया है। साथ ही नोटिस पर उपस्थित नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। दरअसल संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जातिवादी होने को लेकर फोन सर्वे कराया था। इसके बाद 2 सितंबर को हजरतगंज थाने में एक FIR दर्ज भी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ।